कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। जहां आरोही अब तक वॉशरूम से बाहर आ गई थी और टॉवल से अपने गीले बालों को सुखा रही थी, वो जैसे जैसे आरोही को देख रहा था उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो अपने अंगूठे से होठों पर फिराते हुए बोला, उफ वाइफी, तुम्हारी ये अदाएं मुझे पागल कर रही है। तभी आरोही उसी के सामने बात रोक की डोरी ओपन करने वाली थी। दक्ष बोला, नो नो वाइफी, डोंट। उसी समय आरोही को ना जाने क्यों कुछ फील हुआ और वो कबर्ड की तरफ गई और कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। ये देख दत्त के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, थैंक यू गॉड वाइफी कि तुमने समझदारी से काम लिया, वरना आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। पर चाहे जो भी हो वाइफी, तुम सिर्फ मेरी हो। आज भी तुम उतनी ही खूबसूरत हो, या फिर ये कह सकता हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत हो। दच बोला, अब मैं अपनी वाइफी को खुद से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें देख कर ही मुझे सांसें आने लगी हैं। वरना अब तक तो मैं बस जिंदा था। मेरे इस बेजान शरीर में सांस सिर्फ तुम ही भर सकती हो, और मैं उस इंसान का भी पता लगा कर रहूंगा जिसने हमें दूर किया। मैं उस इंसान को बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए बोला, वो इंसान जहां भी छुप ले और वो कोई भी चाले चल ले, पर वो इंसान मुझसे नहीं बच सकता। वेट एंड वॉच, अब मैं देखूं क्या करता हूँ। ये कहते हुए वो गुस्से से बौखलाया और सोफे पर से उठा और सावन लेने चला गया। अभी दत्त सावन लेने जा रहा था, पर कुछ सोचकर वो वापस से रूम में आया और अपना मोबाइल उठाकर किसी को कॉल किया। कुछ रिंग जाते ही दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ तो दत्त अपने रौबदार आवाज में बोला, पता करो 5 साल पहले क्या हुआ था। उस दिन आखिर आरोही मुझे छोड़कर क्यों चली गई, उसके साथ क्या क्या हुआ। मुझे एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए। वो कहाँ गई थी, किससे मिली थी, क्या हुआ, मुझे सब कुछ जानना है। दूसरी तरफ से दक्ष का असिस्टेंट रोहित, जो कि अभी अभी नींद से जागा था, अपनी आंखें मलते हुए हैरानी से कुछ बोलने ही वाला था, तभी वो अपनी बात कहकर कॉल कट कर दिया। रोहित, जिसकी आंखें अब कॉल कट होने से पूरी तरह से खुल गई थी, वो अपनी आंखें मलते हुए बोला, ये बॉस भी ना दिन में सोने देते हैं और न रात में। मैं ना जाने कौन से कर्म किए थे जो मैं इनका असिस्टेंट बना। मैं क्या करूं, मैं तो बुरी तरह से फंस गया हूं। फिर एक गहरी सांस लेकर आगे बोला, पर जल्द से जल्द मुझे सारे इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी, क्योंकि लेडी बॉस के बारे में मैं भी जानना चाहता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। अचानक उसे कुछ याद आया और बोला, आखिर बॉस उस दिन की बात कैसे भूल सकते हैं। उस दिन का तो मुझे सब कुछ याद है, क्योंकि उस दिन मैं भी बॉस के साथ ही था। ये कहकर रोहित सोच में पड़ गया। रोहित बोला, बॉस ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे उन्हें कुछ याद ही ना हो। रोहित कुछ देर तक सोचता रहा, फिर अपने बालों को नोचते हुए बोला, आ मैं पागल हो जाऊंगा। ये बॉस मुझे पूरी तरह से पागल करके रख देंगे। वो अपने चेहरे को हाथों से रब किया और फिर गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से को कंट्रोल किया। तभी उसकी नजर बगल में सो रही लड़की पर गई। उस लड़की को देख रोहित के होठों पर स्माइल आ गई। वो धीरे से उस लड़की की तरफ झुका और उसके माथे पर प्यार से चूमते बोला, यू डोंट नो जिया, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बट नाउ यू आर हियर। माना कि मैं तुमसे हमेशा रूड होकर बातें करता था, पर सच्चाई ये है कि मैं तुमसे हमेशा दूर भागता था, क्योंकि मैं जानता था कि आज नहीं तो कल मैं तुम्हारी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाऊंगा। और ये सच भी था। जब तुम मुझसे दूर हुई तब मुझे इस बात का एहसास हुआ, पर अब मैं तुम्हें खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं जाने दूंगा। अब से तुम सिर्फ मेरी रहोगी, मेरी बनकर। ये कहते हुए रोहित एक बार फिर से जिया के माथे को चूम लिया और उसके होठों पर लाइट किस करके बेड पर से उठा, फिर वहां से बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वहीं जैसे ही रोहित वहां से चला गया, तुरंत ही जिया की आंखें खुल गईं। उसकी आंखें हल्की नम थी और होठों पर दर्द भरी मुस्कान। वो दर्द भरी मुस्कान लिए बोली, अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं अब तुम्हारी नहीं हो सकती। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत बड़े दर्द में हो, और वो चाह कर भी अपने दर्द को किसी के सामने बयान नहीं कर पा रही थी। खुद ही उस दर्द से निकलने की कोशिश में लगी हुई थी। वो धीरे से अपनी आंखों से बह रहे आंसू को साफ की और फिर बेड पर से उठ गई। उसने डिसाइड किया कि वो रोहित के आने से पहले ही रूम से बाहर चली जाएगी। असल में जब रात को जिया को कहीं भी रूम नहीं मिल रहा था, तो रोहित जल्द
जबरदस्ती उसे अपने रूम में ले आया था। जिया बार बार उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, पर रोहित उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बोले जा रहा था। कहीं ना कहीं रोहित को भी ये डाउट था कि जिया के साथ जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो उसके साथ नहीं होना चाहिए। ये सोचकर रोहित को जिया की बहुत फिक्र हो रही थी। जिया रोहित पर और ज़्यादा दबाव नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया था कि रोहित के वॉशरूम से आने से पहले ही वो रूम से बाहर चली जाएगी। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़ों की तरफ देखी तो उसने लहंगा पहन रखा था। वो जल्दी से कबर्ड की तरफ गई, पर उसे ऐसे कोई भी कपड़े नहीं मिले जो उसके लायक हो। ये देख जिया ने अपने दुपट्टे को गले में डाला और उस लहंगे को पहने हुए ही रूम से बाहर की तरफ निकल गई। वहीं दस सावर के नीचे खड़ा था और बार बार अपने माइंड पर जोर दे रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हो गया था। वो बार बार यही सोच रहा था, उसके साथ अक्सर यही होता था। तो बहुत सी चीज भूल जाया करता था और जब बाद में याद करने की कोशिश करता था तो उसे याद नहीं आता था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सोचकर वो और परेशान हुए जा रहा था। वो सावर के नीचे खड़े होकर सावर के ठंडे पानी उसके ऊपर पड़ रहे थे और उसके ऊपर इस बात का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो अचानक उसकी आंखों के सामने का आरोही का निखिल का हाथों को पकड़कर आगे जाना याद आ गया। ये सीन याद कर दज की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने झट से अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बोला, दिस इज नॉट फेयर वाइफी। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आखिर तुम कैसे खुद को किसी और को छूने दे सकती हो? तुम्हें छूने का, तुम्हें अपनी बाहों में लेने का, तुम्हें प्यार करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। पर तुमने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। अब देखो तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। अब तुमने गलती की है तो उसकी सजा के लिए भी रेडी हो जाओ। ये सब बोलती उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। अचानक ही दच के दिमाग में कुछ आया और उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वो उसी तरह तिरछी स्माइल करते हुए बोला, वेट एंड वॉच वाइफी, आई एम कमिंग। ये कहते हुए उसके होठों की स्माइल और भी गहरी हो गई। दूसरी तरफ आरोही पूरी तरह से रेडी हो गई थी। वो अपने बालों को सेट करके रूम से बाहर निकलने वाली थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों से मिलना था। उसका डेली का रूटीन था कि सुबह उठ के सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को गुड मॉर्निंग विश करती है और दोनों बच्चों के साथ खेलती थी। पर क्रिस और त्रिस इस वक्त निखिल के साथ थे। वो जल्दी से अपने बच्चों से मिलने के लिए बेचैन थी। वो तुरंत अपने पर्स को उठाई और रूम से बाहर आई। रूम का डोर लॉक करके तेज कदमों से बढ़ते हुए निखिल के रूम की तरफ बढ़ गई। हालांकि आरोही और निखिल के रूम के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं थी। आरोही और निखिल का रूम एक ही फ्लोर पर था। आरोही जल्दी जल्दी आगे आगे भागे जा रही थी, तभी वो एक लड़की से टकरा गई। वो लड़की भी हड़बड़ाते हुए नीचे झुकी और उसका जो सामान गिर गया था वो अपने बिखरे हुए सामान को जल्दी जल्दी उठाने लगी। वहीं आरोही उस लड़की को बड़े ही गौर से देखे जा रही थी, क्योंकि उसने इस वक्त शादी का जोड़ा पहना हुआ था और दुपट्टे से अपने आप को कवर कर रही थी। आरोही को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोई लड़की कैसे शादी के जोड़े में छुपाते हुए कहाँ जा रही है। लेकिन आरोही इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। आरोही आगे बढ़ने लगी, तभी वो लड़की भी तुरंत अपने पर्स को उठाई और लगभग भागने लगी। लेकिन आरोही तेजी से चिल्लाई, रुको। ये सुनते ही वो लड़की जो शादी के जोड़े में थी वो रुक जाती है, क्योंकि वो जिया थी। उसे ये डर लग गया था कि कहीं आरोही ने उसे पहचान तो नहीं लिया। तभी आरोही ने कहा, देखो तुम्हारा सामान नीचे गिर गया है। वो लड़की सकपकाते हुए अपने चेहरे को हल्का सा कवर करते हुए पीछे की तरफ मुड़ी और बिना आरोही की तरफ देखे उसके हाथ से वो सामान ले ली। वहीं आरोही को थोड़ा अजीब लग रहा था कि वो लड़की एक बार भी अपने पल के ऊपर नहीं उठा रही थी, पर आरोही की शक भरी नजरें उस लड़की पर ही टिक गई। उसे ना जाने क्यों एक जाना पहचाना एहसास हो रहा था, जिसे आरोही समझने की कोशिश कर रही थी। तभी आरोही की तेज आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो अपनी जगह पर स्थिर हो गई। आरोही ने कहा, जिया, तुम जिया हो ना? आरोही की तेज आवाज जैसे ही उस लड़की यानी कि जिया के कानों में पड़ी तो वो स्तब्ध रह गई और एक गहरी सांस लेकर खुद को संभालने लगी। जिया समझ नहीं पा रही थी कि वो कौन है, पर उसे भी वो आवाज में कुछ अपनापन सा लग रहा था। कुछ सोचकर जिया आंखों को बंद किए धीरे से पीछे मुड़ी। जैसे ही उसने सामने देखा तो वहां पर आरोही खड़ी थी। आरोही को देखकर जिया के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। वो झट से अपने चेहरे पर से दुपट्टे को हटाई और सामने की तरफ देखने लगी। आरोही ने भी जब जिया को देखा तो उसके होठों पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ गई। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। जिया दौड़कर जल्दी से
आरोही के पास गई और उसे कसकर गले लग गई। आरोही जिया को गले लगाकर बोली, कहाँ थी तू जिया? जिया बोली, चुप कर, ये बात मुझे तुझसे पूछना चाहिए। तू कहाँ थी इतने सालों से? तू बिना कुछ बताए अचानक से यहाँ से चली गई। तुझे पता है मैं तेरे बिना जी नहीं सकती। तू तो मेरी जान है। तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तुझे जो भी प्रॉब्लम थी वो मुझसे बताई होती। सब कुछ इतना बदल गया। क्या हो गया था? तू यहाँ कैसे? तभी आरवी बोली, ये बात मुझे तुझसे पूछनी चाहिए कि तू यहाँ कैसे, और तुमने शादी का जोड़ा क्यों पहन रखा है? शादी कर ली है? ये सुनते ही जिया सकपका गई और अपनी नज़र इधर उधर करके बहाने बनाने लगी। वो बहाने बनाते हुए अटक अटक कर बोलने लगी, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही। तभी पीछे से आवाज़ आई, हाँ जिया ने शादी नहीं की है, पर करने वाली है और शादी करने जा रही है। जैसे ही आरोही ने ये बात सुनी वो एकदम से चौंक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रोहित खड़ा था। रोहित ने भी जब ये सुना तो पीछे मुड़कर देखी तो उसकी भी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि इस वक्त रोहित वहां खड़ा था। रोहित पैंट के पॉकेट में हाथ डालकर बड़े स्टाइल से आगे आ रहा था और उसे देखकर आरोही से घूरने लगी। आरोही के पास आकर सबसे पहले उसे ग्रीट किया और बोला, हेलो मैम, हाउ आर यू? आरोही उसे पूरी तरह से इग्नोर करके बोली, नथिंग, आई एम ओके। आरोही और जिया एक साथ आगे जाने लगे। तभी रोहित जिया का दूसरा हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रही हो बेबी, तुम मुझे छोड़कर? जैसे ही जिया ने ये सुना तो उसकी सांसें ही रुक गईं और उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी आरोही पीछे मुड़कर बोली, देख जिया, अगर तू शादी करने जा रही है तो बेस्ट ऑफ लक, लेकिन मैं तेरी शादी नहीं अटेंड कर सकती, मुझे भी बहुत जरूरी काम है। तभी जिया बोली, नो वे आरोही, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहकर वो रोहित से तुरंत अपना हाथ छुड़ाने लगी, छोड़ो मेरा हाथ। पर रोहित की पकड़ जिया के हाथों पर बहुत तेज थी, जिससे कि जिया अपने हाथों को नहीं छुड़ा पा रही थी। इस समय जिया को रोहित पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि रोहित का मुंह तोड़ दे। वो मन ही मन बोली, अगर यहाँ आरोही नहीं रहती तो मैं तेरा मुंह तोड़ देती। वही रोहित मन ही मन मुस्कुरा रहा था और बोल रहा था कि आई नो कि तुम मैम के सामने कुछ भी नहीं कर सकती। मैम है इसलिए तुम खुद को संभाली हुई हो, वरना अभी तक तो तुम मेरा क्या ही हाल करती। ये सब सोचकर रोहित को बहुत तेज हंसी आ रही थी, पर वो खुद को कंट्रोल कर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जिया की तरफ देख रहा था। जिया आंख दिखाकर उसे अपना हाथ छुड़ाने के लिए कई बार कह रही थी। रोहित उसे एक झटके में अपनी तरफ खींचा, जिससे जिया रोहित के सीने से जा लगी। जिया गुस्से से देख रही थी और रोहित आंखों में चमक लिए हुए बोला, नॉट बैड बेबी, यू नो व्हाट, इस तरह से भाग कर जाने से तुम्हें क्या लगा, तुम बच जाओगे? सो यू आर माइन, तुम सिर्फ मेरी हो। मैंने तुमसे कल ही कहा था, अब से तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम यहाँ से चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? रोहित धीरे धीरे बोल रहा था ताकि सिर्फ जिया को सुनाई दे। वहीं आरोही एक बार जिया को घूर कर देखती तो दोबारा रोहित को। तभी आरोही वहां से आगे बढ़ गई। जिया आरोही से अपने हाथ को छुड़ाकर बोली, आरोही रुक, मैं आती हूँ तेरे साथ। आरोही बोली, यू आर कंटिन्यू, आई हैव मेनी प्रॉब्लम, प्लीज कंटिन्यू। ये कहते हुए आरोही तेज कदमों के साथ निखिल के रूम की तरफ बढ़ गई। रोहित ने जब आरोही की बात सुनी तो उसके भी कान खड़े हो गए। बॉस के दिए हुए काम को याद करके रोहित जिया से बोला, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर तुम्हें मेरे पास ही वापस आना है। जिया रोहित से अपना हाथ छुड़ाकर दौड़ते हुए आरोही के पीछे की तरफ बढ़ गई। जिया को इस तरह जाते देख रोहित के होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। आरोही निखिल के डोर के पास पहुंचकर डोर नॉक करती है तो तुरंत ही निखिल डोर ओपन करता है। जिया तुरंत वहां पहुंच जाती है और आरोही उसे देखकर सकपका जाती है। फिर आरोही बोली, तू तो जा रही है ना? तभी जिया बोली, पहले मुझे अंदर तो आने दे, तब तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। फिर वो अंदर आ गई और सामने खड़े इंसान को देखकर चौंक गई। जिया निखिल को देखकर बोली, ये कौन है? क्या तूने दूसरी शादी कर ली है? ये सुनकर आरोही और निखिल दोनों ही चौंक जाते हैं। आरोही तुरंत जिया के सिर पर चपत लगाते हुए बोली, बेवकूफ लड़की, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी निखिल बोला, सच में ये पूरी पागल है। ये कहते हुए वो अपने सिर को झटका और तुरंत ही रूम से बाहर चला गया। वहीं निखिल के जाते ही आरोही और जिया दोनों ही रूम की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी क्रिस त्रिस दौड़ते हुए आए। मम्मा मम्मा करते हुए आरोही के पैरों से लग गए। आरोही नीचे झुककर दोनों बच्चों के गालों को चूमकर अपने सीने से लगाकर बोली, ओ मेरा बच्चा, आप दोनों कैसे हो? गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा,
क्रिस और त्रिस आरोही के गालों पर किस करते हुए बोले, गुड मॉर्निंग मम्मा। फिर आरोही अपने दोनों बच्चों को लेकर बढ़ गई और वही जिया अपनी जगह पर सन्न से खड़ी थी। उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो जो देख रही है क्या वो सच है। वो इस बात से हैरान थी कि आखिर ये कब हुआ और उसे कुछ पता क्यों नहीं चला। अभी आरोही अपने बच्चों को लेकर सोफे पर बैठ जाती है और जिया को एक तरफ हैरान खड़ी देख वो समझ जाती है कि जिया के मन में इस वक्त क्या क्या चल रहा है। वो तुरंत जिया को आवाज लगाकर बोली, जिया इधर आ। जिया ने जैसे ही आरोही की आवाज सुनी तो वो तुरंत आकर सोफे पर बैठ गई। तभी क्रिस त्रिस जिया की तरफ घूरकर देखने लगे क्योंकि जिया को वो सब जानते नहीं थे। आरोही अपने दोनों बच्चों को प्यार से लेकर बोली, बेटा ऐसे मत देखो, ये तुम्हारी मासी है। ये बात सुनकर क्रिस और त्रिस आरोही की तरफ मुड़कर देखे, फिर जिया की तरफ मुड़कर देखकर बोले, मासी। ये सुनकर जिया के होठों पर मुस्कान आ गई। फिर वो दोनों के गालों पर प्यार से हाथ रखकर बोली, या बेटा, मैं तुम्हारी मासी और मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा से ज्यादा प्यार करूंगी। मम्मा ने तो तुम्हें मेरे बारे में बताया नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मम्मा से बात ही निपट लूंगी। ये कहते हुए वो दोनों के गालों को चूम ली। ये सुनकर दोनों बच्चे मुस्कुरा दिए और जिया के गालों पर अपने हाथ रख दिए। जिया जैसे ही अपने गालों पर क्रिस और क्रिस के छोटे छोटे हाथ को महसूस करती है तो उसके आंखों में चमक भी आ जाती है। तभी आरोही अपने दोनों बच्चों से बोली, बेटा तुम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। क्रिस और क्रिस मुस्कुराकर बोले, या मम्मा, बडी ने हमें करा दिया है। आरोही बोली, अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जाओ और स्टडी कर लो। क्रिस और क्रिस हाँ में सिर हिला देते हैं और वहां से चले गए। वहीं जिया अब घूर घूर कर आरोही को देखने लगी और आरोही भी अपनी नजरें इधर उधर कर रही थी कि कहाँ से बात स्टार्ट करें। आरोही शांत बैठी हुई थी और जिया उसे बार बार घूर कर देख रही थी, पर आरोही चुपचाप थी। कुछ सेकंड बाद आरोही एक गहरी सांस लेकर बोली, ओहो ठीक है, ऐसे घूर मत, अब बता क्या जानना चाहती है। जिया आरोही को घूरते हुए बोली, सब कुछ। आरोही एक गहरी सांस ली और उसे बताना शुरू किया कि कैसे उसके और दच के बीच मनमुटाव हुआ और वो कैसे वो उसे छोड़ दी, कैसे उसके बच्चे आए और उसने कैसे कैसे सब कुछ सहा। ये सब सुनकर जिया हैरानी से उसे देखती रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि दच आरोही को इस तरह से धोखा देगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जिस दच को वो जानती थी वो तो आरोही के लिए जान देने को तैयार था। कैसे दच आरोही को धोखा दे सकता है? क्या उसका भी प्यार करण की तरह धोखेबाज था? फिर जिया मन में बोली, नहीं, उसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। करण के बारे में उसे पहले से ही आभास हो गया था, पर दच में तो ऐसा कुछ नहीं था। उसने तो दच की आंखों में आरोही के लिए सच्चा प्यार देखा था और वो था भी। पर आज आरोही की बातें सुनकर जिया को दच पर विश्वास करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, पर फिर भी वो एक गहरी सांस लेकर बोली, आरोही, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे कोई गलतफहमी हुई हो या तेरी आंखों का धोखा। जिया की बात सुनकर आरोही गुस्से से बोली, नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैंने खुद अपनी आंखों से ये सब देखा है और ये कोई आंखों का धोखा नहीं है। ये उन लोगों को बहलाने के लिए होता है जो किसी पर अंधा विश्वास करते हैं। पर मैं अब जान चुकी हूँ मिस्टर खन्ना कैसे इंसान है। उनके जैसा गिरा हुआ इंसान शायद ही दुनिया में कोई होगा। उन्होंने मेरे जज्बात, मेरे प्यार, यहाँ तक कि मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई हेट हिम अ लॉट। ये कहते हुए गुस्से से लाल हो रही थी। वहीं जिया बस चुपचाप आरोही को देख रही थी। जिया उसे शांत कराने के लिए बोली, काम डाउन आरोही, पर मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। ये कहती हुई जिया आरोही के हाथों को पकड़ ली, पर आरोही झट से जिया के हाथों को झटकते हुए बोली, देख जिया, अगर तुझे मिस्टर खन्ना की तरफदारी करनी है तो मेरे सामने बिल्कुल भी मत कर। अगर तुझे उनकी साइड लेनी है तो तू जा। मेरी अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है इस बारे में बात करने का। वहीं जिया आरोही को समझाने की कोशिश करने लगी, पर आरोही इस समय गुस्से से पूरी आग बबूला हो गई थी। जिया कुछ न बोलकर क्रिस और त्रिस के पास उनके रूम में चली गई। तभी आरोही सोफे पर बैठे हुए ही अपने बालों को कसकर पकड़ती हुई बोली, आई हेट यू। तुम वो हो जिसे मैंने दिलो जान से चाहा, जितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें प्यार किया और आज उतनी ही शिद्दत से तुमसे नफरत करती हूँ। मैं किसी से कह भी नहीं सकती कि मुझे उस वक्त कितना दुख हुआ था। मैंने तो तुमसे अपनी प्रेगनेंसी का न्यूज़ देने आई थी, पर तुमने तो अपनी बहन के साथ
जो कुछ हुआ उसका इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यू आर अ सेमलेस पर्सन, यू आर अ हार्टलेस पर्सन। ये सब कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो अपने चेहरे को हाथों से छिपाते हुए बोली, आई हेट यू, आई हेट यू दक्ष खन्ना। आरोही बार बार यही बोले जा रही थी और अपने चेहरे को हाथों से छिपाकर फुट फुट कर रोने लगी। इस बात से अनजान की दो जोड़ी आंखें उसको एकटक देख रही हैं और आरोही को इस तरह से देखकर उसका और भी बुरा हाल था। जी हाँ, ये कोई और नहीं, दक्ष था, जो अपने लैपटॉप में आरोही को अपने सामने रोते और टूटते हुए देख रहा था। उसने आरोही की सारी बातें सुन ली थी और उसे ये सब सुनकर बहुत बुरा लगा और उसे खुद पर भी गुस्सा आने लगा। आरोही के आंसू उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। उसे इस वक्त आरोही के आंसू किसी तीर की तरह चुभ रहे थे और उसके कहे गए सब उसके दिल को जला से रहे थे। वो गुस्से से कांच के टेबल पर मुक्का मारा और एक झटके में वो कांच का टेबल चूर चूर हो गया। दक्ष गुस्से से अपने हाथ को दीवार पर मारने लगा, इस बात से अनजान कि उसके हाथों से खून निकल रहा है। उसे इस वक्त अपने दर्द से कोई लेना देना नहीं था। बस आरोही के कहे आई हेट यू सब उसके कानों में गूंज रहे। उसे अपने हाथों के दर्द से ज्यादा सीने के दर्द तकलीफ दे रहा था। दक्ष बार बार आरोही की बातें याद आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरोही ने जो कहा वो सच है या उसकी कोई गलत फहमी। वो इस वक्त गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो इधर उधर घूमते हुए अपने बालों को नोचता तो कभी वाल के पास जाकर हाथों की मुट्ठी बनाकर पंच कर रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था और कुछ सोचकर अपना मोबाइल लिया, फिर किसी को कॉल मिलाया और कुछ रिंग जाते ही दूसरी तरफ से उसका असिस्टेंट रोहित कॉल पिक किया। दक्ष अपने कॉल बॉय से पूछा, जो काम बोला था मैंने वो हुआ? रोहित दत्त की खतरनाक आवाज सुनकर एक पल के लिए डर गया। फिर वो हिम्मत करके बोला, बॉस, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक। तभी दत्त गुस्से से बोला, कैसी कोशिश है तुम्हारी जो अभी तक कुछ पता ही नहीं चला? फिर रोहित कुछ नहीं बोल सका। तभी दत्त आगे बोला, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, वो पता करो। वो कहता है कि तुम 5 साल पहले की होटल रूम की सीसीटीवी फुटेज ढूंढो। मैं जानना चाहता हूँ कि 5 साल पहले क्या हुआ था मेरे साथ कौन थी वो लड़की और मैं कैसे उस क्लब में पहुंचा। रोहित एक पल के लिए चौंका और पूछा, बॉस, क्या आपको सच में कुछ याद नहीं है? तभी दक्ष गुस्से से बोला, क्या मैं पागल हूँ जो तुमसे पता करने के लिए बोल रहा हूँ? मैं जो तुमसे बोल रहा हूँ बस पता करो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। रोहित तुरंत बोला, मैंने खुद आपको क्लब में जाते हुए देखा था पर मुझे नहीं वो कौन लड़की है। तभी रोहित की बात सुनकर दत्त एक पल के लिए चौंका, फिर वो तुरंत ही खुद को संभालते हुए बोला, ठीक है, तो जो भी लड़की है उसके बारे में पता करो और मुझे उस दिन का पूरा सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ये काम आधे घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। ये कहकर दत्त ने तुरंत कॉल कट कर दिया। रोहित एक नजर घूरकर अपने मोबाइल की तरफ देखा और मन ही मन बोला, ये बॉस भी ना मुझे चैन से जीने नहीं देते। खुद की लव स्टोरी तो खराब किए ही हैं और मेरी स्टार्ट भी नहीं होने देते हैं। ये सब बड़बड़ाते हुए वो अपने मोबाइल से किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ जिया क्रिस त्रिस के साथ बैठी मस्ती कर रही थी और क्रिस त्रिस भी जिया के साथ बहुत खुश थे। वहीं आरोही रूम में गई और तीनों को मस्ती करते हुए देखी, फिर बिना कुछ बोले वहां से अपना पर्स उठाकर जाने लगी। तभी जिया उसे रोकते हुए बोली, कहाँ जा रही है आरोही? आरोही जिया की तरफ बिना देखे बोली, मैं कुछ जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ये सुनकर जिया कुछ नहीं बोली। तभी निखिल भी उस रूम में आ गया और जिया निखिल को देखकर अजीब सा मुंह बनाई। निखिल भी उसे देखकर मुंह बनाते बोला, नकचढ़ी कहेगी। तभी तुरंत आरोही की तरफ देखकर बोला, ए यार लेट्स गो। ये सुनकर आरोही हाँ में सिर हिलाई और दोनों बच्चों की तरफ देखकर बोली, आप दोनों ज्यादा मस्ती मत करना और मासी को ज्यादा परेशान मत करना। ये सुनते ही क्रिस त्रिस मुस्कुराए और हाँ में सिर हिलाकर बोले, ओके मम्मा। ये सुनकर आरोही मुस्कुराई और अपने दोनों बच्चों के गालों को टच कर वहां से चली गई। वो जाते जाते पीछे मुड़ी और जिया की तरफ देखकर बोली, ये ले मेरी रूम की कीज, जाकर ड्रेस चेंज कर ले। जिया भी मुस्कुराकर हाँ बोल दी और कीज ले ली। उसके बाद आरोही निखिल के साथ रूम के बाहर निकल गई। दूसरी तरफ दक्ष रूम में इधर उधर मटरा रहा था और ये सोच रहा था कि अभी तक रोहित का कॉल क्यों नहीं आया। वहीं रोहित भी परेशान था। करीब 15 मिनट बाद दक्ष का मोबाइल बज उठा। दक्ष जो कि अभी भी रूम में इधर उधर चक्कर काट रहा था, मोबाइल के बजते ही वो टेबल के पास आया और झट से मोबाइल में देखा तो फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई।
वो जल्दी से कॉल पिक किया और दच से बोला, क्या हुआ, पता चला? तभी दूसरी तरफ से रोहित बड़ी ही मायूसी के साथ बोला, सॉरी सर, उस दिन का सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका है। हम चाह कर भी कुछ नहीं पता कर सकते हैं, और वैसे भी 5 साल बीत गए हैं। वैसे भी इतने सालों पहले का कौन इतनी पुरानी फुटेज रखता है? दक्ष गुस्से से बोला, आई डोंट नो, बट मुझे उस दिन का सारी फुटेज चाहिए। यह सुनकर रोहित एक गहरी सांस लेकर बोला, सॉरी सर, पर हम चाह कर भी उस दिन की फुटेज नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ के मैनेजर का यही कहना है कि उस दिन का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया गया है। ये सुनकर दज की आंखें लाल हो गईं, उसकी भवें तन गईं और उसके हाथों की मुट्ठी बन गई। फिर उसकी पकड़ अपने मोबाइल पर कस गई और वो गुस्से से बोला, ओके। ये कहकर उसने कॉल कट कर दिया। दज तुरंत सोफे पर बैठ गया और अपने बालों में बालों को नोचते हुए बोला, कौन है, ये क्यों हो रहा है, और जिसने भी ये सब किया है? मैं इतना तो समझ गया कि आखिर जो कुछ भी है वो मुझे और आरोही को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। वो जो कोई भी है हमारे आसपास कहीं है, उसे हम दोनों की पल पल की खबरें हैं। ये सोच कर ही दच की नसें तन गई थी। तब तक दच ने लैपटॉप में देखा कि आरोही बाहर निकल लेती है। ये देखकर उसके चेहरे पर अलग ही भाव आ गए थे और वो कुछ सोचकर उसके होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। वहीं आरोही रूम से बाहर आकर लिफ्ट की तरफ बढ़ी। लिफ्ट से आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक निखिल का मोबाइल बज उठा। वो आरोही की तरफ देखकर बोला, एक्सक्यूज मी आरू, चलो मैं अभी आता हूँ। ये सुनकर आरोही हाँ में सिर हिलाई और आगे बढ़ गई। जैसे ही लिफ्ट में अंदर जाकर लिफ्ट बंद करने वाली होती है, उसके 1 सेकंड पहले ही किसी लंबे चौड़े आदमी के कदम पड़े और लिफ्ट का डोर ओपन हो गया। आरोही जिसकी नजरें फंस पर थी, वो एक लंबे चौड़े इंसान को देखी तो खड़े इंसान को देखकर वो एक पल के लिए चौंक गई। उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं, दच था। उसके चेहरे पर इस वक्त किलर स्माइल थी। वो आरोही की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आरोही उसे देखकर वहां से जाने ही वाली थी। तभी दच ने आरोही का हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और लिफ्ट को बंद कर दिया। लिफ्ट का डोर बंद होते ही आरोही, जो कि दच की बाहों में थी, वो छटपटाने लगी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली, लीव मी मिस्टर खन्ना। दच मुस्कुराया और बोला, नो वे वाइफी, मिस्टर खन्ना नहीं, हबी। ये सुनते ही आरोही एक पल के लिए शांत थी, फिर गुस्से से बोली, मैं आपको जानती भी नहीं, और मैं आपसे कितनी बार कहा है आप मुझसे दूर रहा करिए। दच ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, अब तो दूर रहना पॉसिबल ही नहीं है। आरोही गुस्से से दच की तरफ घूम कर देखी और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वो जितना भी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती, दच की पकड़ उस पर और कसती जाती। ये देखकर आरोही को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बोली, लीव मी हैंड मिस्टर खन्ना। ये सुनते ही दच की पकड़ एक पल के लिए थोड़ी ढीली हुई, फिर कुछ सोचकर वापस से अपनी पकड़ कस लिया और बोला, ना वाइफी, इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। बड़ी मुश्किल से तुम मेरे हाथ आई हो। अगर मैं इस बार तुम्हारा हाथ छोड़ा तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। आरोही घूर कर बोली, मैं आपकी कब थी मिस्टर खन्ना, तो मैं आपसे दूर जाऊंगी। ये सुनकर दच गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा और बोला, तुम ही मेरे दिल में थी, मेरी सांसों में थी, मेरी जज्बातों में थी, मेरी खुशी में थी, मेरे गम में थी। प्लीज वाइफी ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारी हर धड़कन में बसता हूँ। तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। नाराज हो तुम मुझसे, नाराज करने वाला काम किया है मैंने, पर कोई गलती ऐसी नहीं है जिसे तुम माफ ना कर सको। ये सुनकर आरोही एक झटके में दच को खुद से दूर करते हुए बोली, वाह, वाह क्या बात है मिस्टर खन्ना, और तेज तेज तालियां बजाने लगी। दच उसे हैरानी से देख रहा था। तभी आरोही दच की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और हाथों से ताली बजाती हुए बोलती है, वाह क्या बात है मिस्टर खन्ना, क्या बात है, क्या सही बात कही है आपने। आपने थोड़ी कोई गलती की है, मैं जो आपसे नाराज हूँ, मैं तो झूठी नाराज हूँ। अगर शायद आप मेरी जगह होते तो आप मुझे माफ कर देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अगर आपकी जगह होती तो किसी गैर मर्द के साथ सो जाती, फिर पूरी रात बिताती और रातें रंगीन करती, फिर अपने हस्बैंड से रूडली बिहेव करती और बाहर ये सब करती रहती। आप तो इतने महान हैं, आप तो मुझे माफ कर देते। चाहे कुछ भी करती, क्लब में जाकर डांस करती और ड्रिंक करती, फिर भी आप मुझे माफ कर देते। नो, यू आर अ ग्रेट पर्सन, आई एम सो हैप्पी। आप जैसे इंसान भी हैं इस दुनिया में,
लेकिन शायद मैं ही इतनी महान नहीं हूँ। वो क्या है ना कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। आप जैसा महान तो हर कोई नहीं हो सकता है। ये कहते हुए आरोही ताली बजाने लगती है। दक्ष को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हाथों की मुट्ठी बनाए हुए खड़ा था, पर आरोही थी कि एक लगातार बोले ही जा रही थी। दक्ष को जब ये सब बर्दाश्त नहीं होता है तो वो आरोही के हाथों को पकड़ता है और मोड़ते हुए वहीं लिफ्ट में खड़ा करता है और उसकी तरफ झुककर दांत पीसते हुए बोला, आई नो वाइफी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। आई नो वाइफी कि तुम्हें मेरी बातों का बुरा लगा था। मैं तुम्हारे ऊपर गलत इल्जाम लगाया था। ये कहकर वो कुछ सेकंड चुप रहा। दक्ष आगे बोला, मैं जानता हूँ ये सब जो तुम मेरे ऊपर एलिगेंट लगा रही हो, मैं किसी और लड़की के साथ था। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है मेरे साथ क्या हुआ था। पर मैं चाह कर भी किसी और के करीब नहीं जा सकता, क्योंकि जो जगह तुम्हारी मेरे दिल में है वो कोई नहीं ले सकता है। ये कहकर दक्ष अपने दिल की तरफ पॉइंट करता है। फिर आगे बोला, तुम मेरी सांसों में, मेरी धड़कन में, मेरी रूह में बसी हुई हो। तुम्हारी जगह कोई ले ही नहीं सकता है वाइफी। यू नो वाट, तुम समझोगी नहीं कि मैं तुम्हें किस हद तक चाहता हूँ। और मैं पागल हूँ तुम्हारे लिए। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं सिर्फ तुम्हारा। ये कहते हुए दक्ष आरोही की तरफ झुका और अपने होठों को उसके होठों पर रखकर किस करने लगा। दक्ष बहुत रूडली आरोही को किस कर रहा था और आरोही बार बार खुद को छुड़ाने के लिए कसमसा रही थी। दक्ष से खुद को छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो जितना कोशिश करती, दक्ष था कि उसकी पकड़ उसके ऊपर और भी कसती जाती। आरोही बार बार खुद को छुड़ाने के प्रयास में लगी हुई थी, पर दक्ष उसे छोड़ ही नहीं रहा था, बल्कि वो उसके होठों पर जबरदस्ती किस और बाइट किए जा रहा था। ये देखकर आरोही को गुस्सा आता है। वो गुस्से से अपने पैर को उठाती है और अपने हील से दक्ष के जूतों पर चुभाती लगती है। दक्ष को आरोही के ऐसा करने पर बहुत दर्द महसूस होता है, पर दक्ष फिर भी उसे नहीं छोड़ता है और रूडली किस किए जा रहा था। अंत में आरोही भी हार मान जाती है और चुपचाप से खड़ी हो जाती है। ये देखकर दक्ष मन ही मन मुस्कुराता है। जो दक्ष अभी तक आरोही को रूडली किस कर रहा था, वो किस अब सॉफ्ट किस में बदल गया। वो धीरे धीरे उसे बड़े ही प्यार से किस करने लगा। कुछ देर बाद जब दक्ष को ये एहसास होता है कि आरोही सांस नहीं ले पा रही है, तो उसके होठों को धीरे से छोड़ देता है, पर उसे छोड़ना नहीं। वो उसे अभी भी कमर से पकड़े हुए खड़ा था। उसकी तरफ झुककर बोलता है, वाइफी तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, क्योंकि मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने ही नहीं दूंगा। आरोही ये सुनकर उसे गुस्से से दक्ष को घूरती है। तभी वो दक्ष से दूर होकर तुरंत एक थप्पड़ खींचकर उसके गालों पर लगाती है, जिससे दक्ष को बहुत तेज गुस्सा आता है और उसका चेहरा एक तरफ झुक जाता है। वो अपने हाथों की मुट्ठी बनाए हुए आरोही की तरफ देखता है। तब आरोही गुस्से से बोलती है, मुझसे दूर रहिए मिस्टर खन्ना। ये कहकर जाने लगती है। तभी दक्ष उसको वापस से अपनी तरफ खींचता है और गुस्से से अपने हाथों को पंच बनाकर मारता है। आरोही चोट लगने के कारण डर से अपनी आंखें भींच लेती है, पर जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसे दर्द नहीं हो रहा है, वो अपनी आंखें खोलकर देखती है। दक्ष के हाथ लिफ्ट के वाल पर लगे हुए थे, जिससे उसके हाथों में चोट लगने के कारण बहुत सारा ब्लड निकलने लगा था। आरो ये देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से दक्ष के हाथों को पकड़ने लगती है। तभी दक्ष उसे अपने हाथों को छुड़ाते हुए बोलता है, छोड़ो वाइफी, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। तुम तो यही चाहती हो कि मुझे दर्द और तकलीफ हो। मुझे तकलीफ में देखकर तुम्हें खुशी मिलेगी तो ना, ठीक है, अब से यही होगा। अब से मैं हर रोज अपने आप को दर्द दूंगी, फिर मैं देखता हूँ तुम मुझसे कितनी देर तक दूर रहती हो। तुम कब तक मेरे करीब नहीं आती। तुम्हें एक ना एक दिन मेरे करीब आना ही होगा। तुम मेरी हो वाइफी, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें किसी और के करीब नहीं देख सकता, और भूल कर भी तुम किसी और के करीब नहीं जाओगी। ये कहकर वो तुरंत उसे पकड़ता है और उसके होठों पर किस करने लगता है। वहीं आरोही छटपटा रही थी, पर दक्ष था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। इस बार दक्ष और भी ज्यादा फोर्सफुली किस कर रहा था, और जब दक्ष को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तो उसके होठों को छोड़कर बोलता है, वाइफी रेडी हो जाओ मेरी हर रोज एक नए रूप को देखने के लिए। हर रोज मैं तुम्हारे करीब अलग अलग तरीके से आऊंगा और मुझे अलग अलग दर्द में देखूंगी। आरोही दक्ष को देखकर उससे तुरंत दूर होकर बोली, गो टू हेल, तुम मरो या जियो, आई डोंट केयर। ये कहते हुए वो लिफ्ट के बटन को प्रेस करती है। कुछ ही देर में लिफ्ट ओपन होता है। आरोही तेज कदमों के साथ वहां से बाहर चली जाती है। दक्ष बस उसे जाते हुए देखता रहता है और चिल्लाकर बोलता है, वाइफी स्टॉप, आई सेड स्टॉप वाइफी, यू डोंट नो, तुमने जो किया है गलत किया है। तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मेरे करीब आना ही होगा।
ये कहते हुए वो चिल्लाता रहता है और कुछ सेकंड बाद लिफ्ट का डोर बंद हो जाता है। वो लिफ्ट में लगातार अपने हाथों से पंच मारती रहता है और आरोही की कही गई एक एक बातें उसके कानों में गूंज रही थी। वो यही सोच रहा था कि आरोही ने ऐसा क्यों कहा, क्या किया है मैंने किसी लड़की के साथ। ये सब सोचते हुए वो अपने हाथों को बालों में फंसाकर नोचने लगता है। फिर लिफ्ट के बाल से लगकर नीचे बैठ जाता है और कहता है, ऐसा क्या हुआ था, मुझे सब कुछ पता लगाना होगा। वो लिफ्ट के फर्श पर मारता रहता है, पर हर बार की तरह उसे इस बार भी कुछ भी याद नहीं आता है। दक्ष लिफ्ट में ही बैठा रहता है। तभी उसके असिस्टेंट का कॉल आता है। दक्ष गुस्से से बौखलाया हुआ था। वो तुरंत अपने मोबाइल में आ रहे कॉल को रिसीव करता है और दूसरी तरफ से रोहित से बातें करता है। जैसे जैसे रोहित की बातें सुन रहा था, उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। वो गुस्से से बोला, सब कुछ पता करो, आई डोंट नो कैसे, बट मुझे उसकी सारी डिटेल चाहिए। ये कहते हुए वो तुरंत कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही वो कहता है, अब तुम नहीं बचोगी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, उसके हाथों की नसें उभर आई थी और वो इस वक्त बहुत ही भयानक लग रहा था। इसे देखकर सब पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो क्यों गुस्से में है ये तो आगे पता चलेगा। वहीं आरोही तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ती है। कॉरिडोर में जाकर वाल से लगकर बैठकर फुट फुट कर रोने लगती है और बोलती है, क्यों, क्यों मिस्टर खन्ना, क्यों नहीं जीने दे रहे हो आप मुझे। मैं भूल चुकी हूँ आपको। मैं वापस से वो सब दर्द सहन नहीं कर सकती। पहले सह लिया था, बट अब नहीं सह सकती। और अब मैं आपको वापस से खुद को तकलीफ देने नहीं दूंगी। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं आपके करीब बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। ये कहते हुए चिल्लाए जा रही थी। तभी वहां पर कोई आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। अचानक किसी के कंधे पर हाथ रखते पर आरही शॉक हो जाती है और पीछे मुड़कर देखती है तो कहती है, तुम। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। दोस्तों, अब कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है, तो आप लोग एक भी पार्ट मिस मत करिएगा और कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आप लोगों को कहानी में मज़ा आएगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना प्यार और सहयोग ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।